नमस्कार दोस्तों, स्टडी 54 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे टिग्रे इशू के बारे में कि क्या है टिग्रे इशू, क्या इस वजह से अफ्रीका में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं या हो सकते हैं, इसका क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सब सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि न्यूज़ क्या थी। ये 14 दिसंबर का एक न्यूज़ आर्टिकल है द हिंदू का, जिसमें लिखा है कि सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक एथियोपिया गए थे। वहाँ के पीएम से टिग्रे फाइटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। सूडान का इस केस से क्या रिलेशन है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। लेकिन पहले ये देखते हैं कि सूडान और एथियोपिया है कहाँ पर, और भारत के ये आप इमेज देख सकते हैं। एक वर्ल्ड मैप की इमेज है, ये हमारा भारत है और भारत के अब लेफ़्ट में जाएंगे तो अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको एथियोपिया और उसके बगल में आपको सूडान दिख जाएगा। और एक और चीज़ इससे पहले आप जान लें, ये एथियोपिया का एक रिलीजियस डाइवर्सिटी का एक मैप है, जिससे पता लगता है कि 43% वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, 19% प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हैं और 34% मुस्लिम हैं, बाकी सब माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये वहाँ की डाइवर्सिटी को दर्शाता है कि दोनों क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम भी हैं वहाँ पर। तो अब टिग्रे इशू का इतिहास समझेंगे। ये आप मैप देख रहे होंगे एथियोपिया का, उनमें से जो सबसे नॉर्थ में जो रीजन है एथियोपिया का, उसे टिग्रे कहते हैं। यहाँ के लोग मेजॉरिटी क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते हैं और कुछ लोग हैं जो कि मुस्लिम फेथ को फॉलो करते हैं। जो टिग्रेयन एथनिक ग्रुप है, इसने लगभग 3 दशक तक सरकार में अपना बहुत ज़्यादा पावर और इन्फ्लुएंस इसने गवर्न किया। ये सिर्फ 6% हैं इस देश के, लेकिन इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा रही है। कैसे और क्यों वो भी समझेंगे। 1970 और 1980 के दशक में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, जिससे लड़ने के लिए बहुत सारे मिलिशियाज़ पैदा हुए थे एथियोपिया में। उनमें से एक था टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट या फिर TPLF उसे कहते हैं। इस TPLF और बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो सक्सेसफुल हुए मिलिट्री को हटाने में और अपनी एक सरकार वहाँ पर जमाने में, और सबसे पावरफुल इनमें से TPLF ही था। और जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई, जिनमें से इनका जो लीडर था वही सुप्रीम लीडर बना देश का, जिसका नाम था मेलेस ज़ेनावी। एक टिग्रियन थे। उन्होंने 1991 से लेकर अपनी मृत्यु 2012 तक एथियोपिया की कमान संभाली और उनके कार्यकाल में एथियोपिया एक स्टेबल देश बना और उस इलाके ने तरक्की का अनुभव किया। अफ्रीका में बहुत ही कम देश हैं जो उस वक्त बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे और एथियोपिया ने अच्छी प्रोग्रेस हासिल की। आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये मेलेस ज़ेनावा की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से 2012 की। उसके कुछ समय के बाद ही उनका निधन हो गया था। ये अल जज़ीरा का एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें लिखा है ज़ेनावी द टाइटन हु चेंज्ड अफ्रीका। तो ये न्यूज़ आर्टिकल तो उन्हें टाइटन बता रहा है। तो ये बहुत ही बड़े एक नेता थे और इन्होंने दशा और दिशा दोनों बदली एथियोपिया की। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद गवर्नमेंट के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और एक लहर क्रिएट हुई सरकार के ख़िलाफ़, और उस लहर पर सवार होकर एक व्यक्ति अबी अहमद अली नाम के, ये एक ओरोमो जनजाति से आते हैं। ओरोमो एक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है ये भी एथियोपिया का, और इसमें से अधिकतर मुस्लिम होते हैं और कुछ क्रिश्चियंस भी होते हैं और कुछ माइनॉरिटी जो कि ट्राइबल हैं। तो ये एक ओरोमो हैं और 2018 में इन्होंने सत्ता संभाली। सत्ता में आने के बाद इन्होंने बहुत से कार्य किए, वो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन मेन एक काम इन्होंने किया कि इन्होंने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया। मतलब इनके आने से पहले जो एक कॉलिशन गवर्नमेंट थी, उसकी वजह से मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, अलग अलग एथियोपिया अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ है। इन प्रोविंसेस के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ये इलेक्शंस करा सकते हैं, रेफरेंडम करा सकते हैं। तो इन बहुत सारी शक्तियों को सीमित करने का काम अबी अहमद अली ने किया और इससे TPLF और ख़ासकर टिग्रे रीजन के जो लोग हैं उनमें नाराज़गी पैदा हुई, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन एक बार आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो अबी अहमद अली हैं, इन्हें 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था, ये आप एक इमेज देख सकते हैं। ये नोबेल पीस प्राइज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। इन्हें दिए जाने का कारण इन्होंने साफ बताया है, फॉर हिज डिसीसिव
इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग एरिटेरिया। तो इतिहास में कुछ ये बात इस प्रकार से है कि एरिटेरिया और TPLF के संबंध शुरू से ही ख़राब रहे हैं। तो एथियोपिया में जब इनकी सरकार आई TPLF की, तो एरिटेरिया से इनका झगड़ा लगातार चलता रहता था। लेकिन जब बाद में अभी अहमद अली आए तो इन्होंने सरकार में सत्ता में आने के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए और इसकी वजह से पूरी दुनिया में इनकी सराहना हुई और 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान ही TPLF बहुत ज़्यादा नाराज़ था, उन्हें अपनी सत्ता, अपनी ताकत के घटने का एहसास हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने बगावत करने की कोशिश की। मिलिट्री वहाँ की पहले से ही बहुत मजबूत थी, बहुत ट्रेंड थी, बहुत सारे वेटरन्स थे। उनका एक कारण ये भी है कि जो बहुत सारे वेटरन्स 1970-1980 के दशक में एरिटेरिया से लड़े थे, वो टिग्रे के ही वो टिग्रियंस ही थे। तो वह महसूस कर रहे थे कि अभी अहमद अली एरिटेरिया के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारे हमले किए, आर्म्ड हमले किए। उनका रेबेलियन का तरीका कोई नॉन वायलेंट नहीं था, ये वायलेंट मेथड था। इन्होंने वायलेंट मेथड का यूज़ किया और उनके इस वायलेंट मेथड से बहुत सारी परेशानियाँ हुई इस क्षेत्र में। इन्होंने एथियोपिया के भी अंदर बहुत सारे सिविलियंस की हत्या की और प्लस पड़ोसी देश एरिटेरिया में भी इन्होंने रॉकेट्स वगैरह दागे, जैसे कि आप द हिंदू का ये न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, फ्रेश रॉकेट अटैक फ्रॉम एथियोपियाज टिग्रे रीजन। और ऐसा नहीं है कि TPLF ने इनको क्लेम नहीं किया, उसने क्लेम भी किया, हाँ हमने अटैक किए हैं। और वो अटैक इसलिए करता था ताकि वो उन्हें अपने शर्तों पर मनवा सके। या आप UN का एक न्यूज़ का एक आर्टिकल देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक ये रिपोर्ट है, फुल स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्डिंग इन एथियोपियाज टिग्रे। उनके इस सिविल वॉर की वजह से, उनके इस अटैक की वजह से जो टिग्रियंस और TPLF ने किया, और रिटेलिएशन में जब एथियोपिया की गवर्नमेंट ने भी मिलिट्री एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से लाखों लोग रेफ्यूजी बन गए। और वो रेफ्यूजी बन के वो सूडान की तरफ, बहुत से लोगों ने, लाखों की संख्या में लोगों ने सूडान की तरफ पलायन किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना। ये एक मैं ट्वीट दिखाना चाहता हूँ आपको, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट की, ह्यूमन कमीशन ऑन राइट की। Thousands of people have been forced to flee Ethiopia's Tigray region into Sudan. They fear for their lives and the lives of their families. तो अपने परिवारजनों के और अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत से लोग उस अनस्टेबल रीजन को छोड़कर सूडान की तरफ प्लान कर गए। सूडान ही क्यों, वो भी जानेंगे। ये आप इमेज देख रहे हैं अब्दुल्ला हमडॉक की, ये सूडान के PM हैं। उन्होंने विज़िट किया, अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा क्यों किया। उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जो ये PM है, ये जो सूडान है और एथियोपिया का है, इनके बीच दो बड़े इशू हैं। एक तो है बॉर्डर डिमार्केशन इशू और ग्रेट एथियोपियन रिनाइसेंस डैम इशू। बॉर्डर डिमार्केशन इशू ये है कि जब से एथियोपिया का निर्माण हुआ है तब से एक क्लियर डिमार्केशन नहीं है। बहुत से दौर की वार्ता हो चुकी है दोनों देशों के बीच, लेकिन एक क्लियर डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, जहाँ से बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आतंकवादी या फिर ड्रग्स वगैरह का धंधा चलाया जा सकता है आराम से, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। यहाँ से ये लोग आवाजाही करते हैं, इलीगल जो काम करते हैं। और GTRD ग्रेट इथियोपियन रिनाइसेंस डैम के बारे में भी अभी जानेंगे। ये एक इमेज आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ सूडान और एथियोपिया की। इनकी राजधानी आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये एक ट्वीट है एंटोनियो गुटेरेस का। I am deeply alarmed over the situation in the Tigray region of Ethiopia. The stability of Ethiopia is important for the entire Horn of Africa region. Horn of Africa region की इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सूडान के डिमार्केशन इशू को तो आप समझ गए होंगे कि ये एक डिफाइंड नहीं है। अब डैम का समझते हैं। अफ्रीकाज लार्जेस्ट डैम, ये द वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अफ्रीकाज लार्जेस्ट डैम पावर्स ड्रीम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी इन इथियोपिया एंड फियर्स ऑफ हंगर इन इजिप्ट। तो ये जो डैम है, ये एथियोपिया अपने एरिया में बना रहा है, अपने देश में बना रहा है, और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल यह डैम होने वाला है। नील नदी पर यह बनेगा। आपको वो भी दिखाऊंगा कि नील नदी की धारा कहाँ कहाँ से बहती है। ये जो डैम बनेगा, पहले तो सूडान ने इसका समर्थन किया, लेकिन बाद में सूडान ने अपना समर्थन वापस लिया। क्यों लिया?
क्योंकि सूडान और इजिप्ट को ख़तरा है कि अगर ये बड़ा सा डैम इथियोपिया ने बना दिया तो बहुत सा पानी वह रोक लेंगे, जिसकी वजह से इजिप्ट और सूडान के किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। आपको नील नदी की धारा दिखा देता हूँ। इथियोपिया से नीली नील निकलती है और जो अधिकतर पानी इजिप्ट और सूडान में जाता है वो यहीं से होकर जाता है और यहीं पर वह बांध बनाना चाहते हैं। बांध का अधिकतर हिस्सा पूरा हो चुका है, बल्कि लगभग सारा ही बांध पूरा हो चुका है इसका अभी, मगर अभी इसने काम करना स्टार्ट नहीं किया है। तो इस बांध की वजह से भी इन देशों के बीच में मनमुटाव है। तो पहले तो इथियोपिया और सूडान का था और अब इथियोपिया और इजिप्ट का भी चल रहा है आपस में। तो इन सब का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या है या फिर वर्ल्ड अफेयर पर क्या है वो भी समझेंगे। इंडिया के सूडान के साथ बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में, एग्रीकल्चर में अलग अलग फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज स्थापित की है सूडान में, और समय समय पर ये सपोर्ट करता रहता है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी करता रहता है सूडान को। और इसमें लिखा है देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ USD 612 मिलियन। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट वक्त वक्त पर इंडिया करता रहता है। तो इस रीजन की स्टेबिलिटी, सूडान की स्टेबिलिटी, पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की स्टेबिलिटी इंडिया के इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडिया के आगे तरक्की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं जो नीले रंग में है, कंट्रीज़ मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एथियोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती। इसको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, SEED, सीड नाम से। एस से सोमालिया, ई से एथियोपिया, ई से एरिट्रिया और डी से जिबूती। आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है वो भी समझेंगे। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो अभी मैंने आपको इमेज दिखाई, एक बार फिर से आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की इमेज, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहीं से बहुत सारा वर्ल्ड का व्यापार होके गुज़रता है। बहुत सारे शिप्स यहाँ से गुज़रते हैं, कार्गो शिप्स अलग अलग कंट्रीज़ के। तो यहाँ पर बहुत से देशों के मिलिट्री बेसिस हैं, जैसे कि अमेरिका के, चाइना के, फ्रांस और जापान के। खासकर जिबूती में चाइना ने कुछ वर्ष पहले ही इसमें एंट्री ली है। चाइना भी एक वर्ल्ड प्लेयर, धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल वर्ल्ड प्लेयर बनता जा रहा है। तो अपने लॉजिस्टिक्स और अपने कार्गो की रक्षा करने के लिए यहाँ पर इन्होंने अपनी नेवीज़ तैनात की है। इंडिया भी थोड़ा सा इस मामले में पीछे है। वैसे इंडिया की अभी बात चल रही है जापान के साथ कि वो जापान के जिबूती नेवल बेस को एक्सेस कर सके, और ऐसा करने के बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इंडियन नेवी को भी एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर यह एरिया अनस्टेबल होता है और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती है, सिविल वॉर फैलता है और मिलिट्रीज़ कार्गो शिप्स को भी अटैक करने लग जाते हैं, या फिर इन फॉरेन कंट्रीज़ के बेसिस को अटैक करने लग जाते हैं जो मिलिशियाज़ हैं, तो फिर इन फॉरेन प्लेयर्स को भी इसमें घुसना पड़ेगा मजबूरन, अपने सामानों की और अपने संसाधनों की रक्षा करने के लिए। अगर US और चाइना और फिर बड़े बड़े और कंट्रीज़ भी इसमें आ जाएंगे तो इससे एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। या आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, स्ट्रेटजी टू एंड हंगर इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, FAO। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर ये एरिया अनस्टेबल हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकता है। खैर, इंडिया की आप सोच रहे होंगे कि इंडिया पीछे है, इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इंडिया अपने तरीके से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जागरण जोश का एक न्यूज़ आर्टिकल है, इंडिया प्रोवाइड 270 मेट्रिक टन ऑफ फूड एड टू जिबूती, सूडान, एरिट्रिया। पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इंडिया ऐसे कार्य करता रहता है। जैसे कि एक ट्वीट है, इंडियन जिबूती का एक ट्वीट है, ये एम्बेसी है, ऑफिशियल ट्वीट है उनका। 11 नवंबर 2020 को हमारा कार्गो शिप वहाँ पर पहुँचा था और बहुत सारा सामान 50 टन्स ऑफ एड पहुँचाया गया था इनको। और यही नहीं, अभी एक बिल्कुल रिसेंट एक आर्टिकल आपको दिखाना चाहूँगा, द इकोनॉमिक टाइम्स का ये है कि इंडिया टू सेंड 10 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स टू सूडान टू हेल्प कॉप विद कोविड सिचुएशन। कि इंडिया इतना ड्रग्स भी अब इनको भेजेगा और फूड और सिक्योरिटी और बहुत सारे क्रेडिट्स, लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया देता रहता है। तो इंडिया की सॉफ्ट पावर है। तो धीरे धीरे इंडिया भी अपनी प्रेजेंस मजबूत कर रहा है और वर्ल्ड स्टेज पर उभर कर आ रहा है।
तो एक बार आपको इमेज दिखा देना चाहता हूँ कि इंडिया कहाँ पर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पर है, ये गल्फ़ ऑफ एडन, सूडान, एरिट्रिया, सोमालिया, ये सारा रीजन किस तरीके से वर्ल्ड अफेयर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है या आगे कर सकता है। तो इस पर नज़र रहेगी मेरी, और आगे कुछ अपडेट आता है तो वो भी रखेंगे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि द हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ 4 अफ्रीकन कंट्रीज़, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इन चारों में से कोई एक सही होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे बस अब विदा लेने का वक्त आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक भी मैंने दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।